हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। आज हम लक्ष्यवर्धिका सीरीज का 5th क्लास करेंगे, जिसमें हम 1 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में फितूर है कि हाँ, हमारे दिल्ली पुलिस में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और उनकी कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं होती। इस क्वेश्चन पेपर को आप देखना कि इसमें सारे लेंथी क्वेश्चंस हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हाँ 1 सेकंड में या 2 सेकंड में देखते ही आंसर आ जाए। सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन इतनी लंबी है कि आपको करने में टाइम लगना ही लगना है। तो बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम जब लक्ष्यवर्धिका सीरीज 5 क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन है, 15 ही नंबर के हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच में 36 रुपयों का अंतर है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, एक छूट तो दे दी 32% की, है ना, और इसके अलावा दो छूट दे दी 20% की और 12% की छूट, और उनके बीच का जो अंतर है वो दे दिया 36 रुपये। यानी कि एक तो सीधा सीधा छूट दिख रही है कि हमें 32% है, दूसरा क्या दे दिया हमें कि एक 20% की छूट, एक 12% की छूट। तो एकल छूट तो हमें निकालना आता है कि समतुल्य छूट कैसे निकालते हैं। समतुल्य छूट हमने कैसे, अभी डिस्काउंट पढ़ा है हमने, उसमें देखा है कि छूट के कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, है ना, यही करते हैं। तो यहाँ से एक चीज देखो, ए हमारे पास 20 है, बी हमारे पास 12 है, तो दोनों का जोड़ तो 32 बनेगा। यहाँ पे भी 32 है और यहाँ पे भी 32 है, तो जो ये सिर्फ अंतर आया ये इसकी वजह से आया, और इस अंतर के बराबर कितने दे दिए, 36 रुपए दे दिए। तो यहाँ पे देखो, ए बी का सीधा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 गुणा 12 बटा 100, इसके बराबर हमें अंतर दे दिया। कितने रुपए हैं, 20 से काटेंगे 5 पे कट जाएगा, तो क्या आ गया, 12 बटा 5% के बराबर हमें रुपए कितने दे दिए, 36 रुपए, है ना। और क्या पूछा है हमसे, अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य तो 100% होता है, और 12 बटा 5% की कीमत आ गई हमारे पास 36 रुपये। तो इसके बराबर रख देंगे, तो 12 बटा 5% बराबर है 36 रुपये। 1% के बदले पलट के गुणा कर देंगे, नीचे 12 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, और 100% के बदले करेंगे तो गुणा 100, 12 से कट जाएगा 3 पे, तो हमारे मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1500, जो हमारा है सेकंड ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। यहाँ पे क्या दे दिया कि 12% तो हमारी वार्षिक दर, लेकिन वो वार्षिक दर से काउंट नहीं हो रही, वो त्रैमासिक हो रही है, और एक साल में महीने कितने, 12, त्रैमासिक रूप से वो दर को करेंगे तो कितने कितने वो बन जाएंगे, 4। जब त्रैमासिक रूप से कोई भी दर संयोजित करते हैं तो वह 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, 3 3 3, क्योंकि 3 जैसे करके देखो, एक साल में महीने कितने, 12, है ना। तिमाही कितनी, त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने के जोड़े, ठीक है। तो 3 महीने के जोड़े निकालेंगे तो 12 बटा 3, है ना, तो कितने आ जाएंगे, 4 जोड़े, ठीक है, 4 जोड़े, यानी कि 4 बार डिवाइड करना पड़ेगा, या 4 बार हिसाब करेंगे हम उस ब्याज का, और 4 जोड़े हैं, और एक साल की दर कितनी है, 12%, तो 12% है तो 3 महीने की दर कितनी आ जाएगी, 3%, है ना। ये चीज समझ में आई। इस क्वेश्चन में समझने वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ इतना सा ही है कि त्रैमासिक रूप से जो दर है उसको संयोजित कैसे करते हैं। तो त्रैमासिक रूप से सबसे पहले तो यही निकालेंगे कि हमारे 12 महीने में कितने त्रैमासिक बनते हैं। तो त्रैमासिक का मतलब है 3 महीने, तो 12 महीने में 3 महीने के हिसाब से कितने जोड़े बन जाएंगे, 4 जोड़े, यानी कि जो ब्याज का हिसाब है वो 4 बार होगा, है ना। और देखो इसके ना 2 तरीके हैं, एक तो हमारा है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका कैसे, देखो 3% ब्याज मिल रहा है हमें, मान लो कोई राशि 100 है, तो पहले साल में यानी कि पहले त्रैमासिक में हो जाएगी 103%, यानी 103 बटा 100, दूसरे में फिर से 103 बटा 100, चक्रवर्ती ब्याज हम ऐसे ही निकालते हैं, फिर से 103 बटा 100, और
फिर से 103/100, ऐसे 4 बार हम देखो यहाँ पे लिखे ना 4 जोड़े, यानी कि 4 बार ब्याज का हिसाब होगा, तो ये चीजें 4 बार लिख लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा मिश्र धन आएगा। मिश्र धन आएगा, उसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, मूलधन मिश्र धन आएगा, उसमें से मूलधन घटाएंगे, ब्याज आएगा, ब्याज बटा मूलधन गुणा 100 करेंगे तो ब्याज प्रतिशत आएगा, है ना। बहुत लंबी इसमें कैलकुलेशन बनेगी। मैं वही बताया आपको क्लास स्टार्टिंग पे कि आज जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी है। तो इस जो चक्रवर्ती ब्याज का जो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 साल वाले या 4 बार पूछ लिया, तो उस क्वेश्चन में हमारा जो कोड वर्ड होता है वो क्या है, 4 6 4 1। ये 4 6 4 1 क्या है वो आपको मैं एक जो डिटेल में होता है वो आपको मैं CI की क्लास में बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समझ में तो इसमें भी आ जाएगा आपको कि मैंने कैसे किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, पहले 4 बार क्या लिखेंगे, जो हमारा परसेंटेज ब्याज है कि हर साल हमें कितना परसेंटेज ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो हर साल कितना मिल रहा है, 3%। हर साल मैं उसको बोल रही हूँ, हर ये जो त्रैमासिक है ना इसको, ठीक है, हर समय में एक जो समय हो, पर्टिकुलर समय हमें दिया है, उसमें हमें कितना ब्याज मिल रहा है। 4 बार हिसाब हो रहा है तो 4 बार लिख लिया। ब्याज कितना मिल रहा है, 3%, तो 12% तो हमारा आ गया यहाँ से प्लस। ठीक है, 6%, 6 बार हम क्या लिखेंगे, ब्याज का ब्याज, क्योंकि जो हमें ब्याज पर ब्याज मिलेगा चक्रवर्ती में, उसी की वजह से हमारा ये पॉइंटों में सवाल जा रहा है, नहीं तो सीधा सीधा 12% हमें दर दे ही रखी है सिंपल इंटरेस्ट की, लेकिन हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो 6 बार क्या लिखेंगे, ब्याज का ब्याज। तो ब्याज कितना है यहाँ पे, 3% दर, तो 3 का 3% गुणा 6 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 है हमारा कोड। ये कोड कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि हमें ये कोड कैसे मिला है। तो यहाँ पे देखो 0.09 गुणा 6, जो हमारा होता है 0.054, है ना। तो अब यहाँ से देखो 12% ब्याज तो हमें मिल गया यहाँ से, 0.54% मिल गया यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे हमें आंसर क्या पूछा है, दशमलव के 2 स्थान तक। अब जब ये आगे करेंगे हम, तो यहाँ क्या करेंगे, जो 0.09 है ये ब्याज पे ब्याज है, इस पे और 3% ब्याज मिलेगा। थर्ड हमारा जो ये वाली स्टेज है, यहाँ पे क्या चला जाएगा, 4 पॉइंट तक हमारी संख्या आएगी। 4 पॉइंट तक हमसे पूछा नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट तक हमसे पूछा है। फिर भी निकाल के देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 0.9 का 3% और निकालेंगे, है ना, जो हमारा क्या होता है, सॉरी 0.09 का 0.0027, जो हमारा कितनी बार होगा, 4 बार। तो इसको 4 से गुणा और कर देंगे तो यहाँ से 0.1 और मिल जाएगी संख्या, है ना। 27 को 4 से गुणा करेंगे तो 108 होता है, तो यहाँ से 1 पॉइंट हमें और मिल गया। तो यहाँ पे 1 पॉइंट और मिल गया, तो 0.1 हमें और मिल गया, सॉरी 0.1, क्योंकि यहाँ पे 4 दशमलव तक, ठीक है। तो 0.01 यहाँ से हमें मिल गया। तो अब यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या आ गया, तो अब यहाँ से देखो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.1 है। तो अब यहाँ से हमारा आंसर देखो 12% ये, 0.54% ये, 0.01% ये, तो हमारा जब इनको ऐड करेंगे तो 12.55% बन गया। इससे जब आगे जाएंगे ये वाली स्टेज पे तो पॉइंट बन जाएगा 6 संख्याओं तक। 6 संख्याओं तक हमें चाहिए भी नहीं, सिर्फ 2 दशमलव स्थान तक हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 12.55%, जो हमारा हो गया सेकंड ऑप्शन में। ये तो हो गया हमारा सवाल कैसे निकलेगा। पहली चीज हमें इस सवाल में क्या करनी है, एक साल में त्रैमासिक कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो यानी कि हिसाब होगा 4 बार। एक बार में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 3%। 3 का बेसिक तो तरीका हो गया हमारा ये। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस तरीके से कर लो कि 2 बार यहाँ पे निकलेगा शायद 23 का या कुछ, जो भी आप उसकी कैलकुलेशन करके देख लो, वहां से भी हमारा आंसर आएगा 12.55%। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4, जितना समय दे रखा हो, यानी कि जितनी बार हिसाब हो। यहाँ पे त्रैमासिक का कभी कभी 4 साल भी दे देते हैं, तो हम जो भी दे रखा है उसी के हिसाब से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हिसाब कितनी बार होगा, 4 बार।
प्रत्येक वर्ष 3-3% ब्याज मिलेगा, है ना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बार क्या होगा, तो ये देखो ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ से हमारा कोड आ गया 4। ठीक है, कोड साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये जो 4 साल वाला कोड है ये हमारा आया कहाँ से है। तो यहाँ पे देखो पहली में मिलेगा 3% ब्याज, दूसरी में 3%, तीसरी में भी 3%, चौथी में भी 3%। अब जो सेकेंड टाइम जब हम हिसाब करेंगे तो इस 3% का हमें 3% और मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो 3 का 3% करेंगे तो 0.09। तो अब देखो ये वाला ब्याज तो यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि ये 3 तो यहाँ पे भी है, तो 0.09 यहाँ भी मिलेगा। और जो ये वाला 3% है जो ब्याज मिल रहा है, इसका 3% और मिलेगा, जो भी सेम होता है हमारा 0.09 होता है। और यहाँ पे जो ये ब्याज है इसका भी 3% और मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है हमें चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखो यहाँ से इसका भी ब्याज लिख लिया, इसका भी ब्याज लिख लिया, तो इसका भी ब्याज लिखेंगे। जितनी भी संख्याएं अब तक हमारी आ गई उन सब का ब्याज लिखते जाएंगे। तो यहाँ से देखो इसका ब्याज क्या आ जाएगा, 0.0027, है ना, ये होगा। अब आगे देखो 3% है तो 0.09 ये वाला और ये वाला भी मिलेगा, और इस 3% का 3% और मिलेगा, तो इसका 0.9 हो गया। और इसका ब्याज मिलेगा 0.027, इसका ब्याज मिलेगा सेम 0.0027, है ना, और इसका ब्याज क्या हो जाएगा 0.00081। तो यहाँ से देखो अब 4 तो हमारा कोड आ गया था इन 3 की वजह से। अब देखो 0.09 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कोड आ गया यहाँ से। 0.27 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो इसका कोड आ गया हमारा 1। तो ऐसे सवाल को करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 बार आएगा, ये वाले का भी ब्याज मिलेगा और इन दो का भी ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे 0.0027 3 बार आएगा। तो यहाँ पे ये 4 हो गया और यहाँ पे 1 हमारा हो गया यहाँ से, तो ये कोड हमारा आया है यहाँ से। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे। इससे अच्छा शॉर्टकट कोई और होता ही नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज को सोल्व करने के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे लॉन्ग मेथड के क्वेश्चन बनते हैं, जो लेंथी क्वेश्चन बनते हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज से ही बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल का पूछ लेते हैं, जो 4 साल का होता है उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी बन जाती है ना, स्पेशली जब 3 4 7 में दिया हो, जैसे सीधा 10 दे दिया 20 दे दिया, तो उसकी कैलकुलेशन फिर भी इजी होती है कि हाँ 120/100 120/100 120/100 कर लेते हैं। लेकिन जैसे 3 दे दिया 7 दे दिया 9 दे दिया, तब कैसे कर रहे हैं, तब तो बहुत लंबी कैलकुलेशन बन जाएगी, है ना। इतनी बड़ी गुणा तो किसी को नहीं आती, आ जाएगी तो गुणा करने में टाइम लगेगा। तो हम इस तरीके से करेंगे, ये हमारे कोड वर्ड हैं जो हम याद कर लेंगे उस क्लास में। जैसे 2 का कोड होता है 1 2, 3 का कोड होता है 3 3 1, इस तरीके से हमारे कुछ कोड होते हैं। 4 साल तक ही हम कोड याद करेंगे, 2 तक को सबको याद हो जाएंगे, सिर्फ ये 2 कोड हैं जो हमें याद करने हैं, वो हम अपनी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत लंबा हो गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का निवेश किया, जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में 11,680 रुपए प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी थी। तो यहाँ पे सेम वही 2 तरीके से कर सकते हैं। एक राशि को x मान लेंगे, दूसरी राशि 50,000 माइनस x हो जाएगी। इस पे एक पे ब्याज मिल रहा है हमें 10%, दूसरी पे ब्याज मिल रहा है 12%, और 1 साल का ब्याज हम आगे रख लेंगे। 2 साल का दिया है तो 1 का निकाल लेंगे 2 से भाग करके। ठीक है, एक तरीका तो मैंने जो बताया सेम, x पर 10% प्लस 50,000 माइनस x का 12% बराबर है, इसको पहले 2 से भाग करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 2 साल का है। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 5 8 2 0 ये आ गया। ठीक है, अब देखो अब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x बटा 100 प्लस 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा 6 लाख।
-12x है ना, और बटा 100 बराबर है कितना 5820 है ना, यही होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x, 10x में से 12 गया तो ये इधर आके गुणा हो जाएगा, प्लस 6 लाख भी लिखेंगे साथ साथ है ना, कितना आ जाएगा 5,82,000 है ना। अब ये 6 लाख इधर आएगा तो इसमें से घट जाएगा तो -2x क्या बचेगा -18,000। 6 लाख इधर घटाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 9,000 रुपये। ठीक है, तो x की वैल्यू 9,000 आ गई तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई 41,000। तो एक तरीका तो हमारा हो गया ये। दूसरा तरीका क्या, वही सेम एलिगेशन मेथड। क्या करेंगे 5,820 को निकाल लेंगे कि 50,000 का कितना परसेंट है, फिर जो 10% है एक पे ब्याज, दूसरी पे 12% है, दोनों को मिला के इतना परसेंट है। देखो करके देखते हैं हमारा एलिगेशन मेथड से। ठीक है, एलिगेशन मेथड से 10%, 12%, 5,820 50,000 का कितना परसेंट है, गुणा 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो और कट गई यहाँ पे हमारी, तो 582/50 ये आ गया। ठीक है, तो 582/50 ये कर देंगे, 50 की इधर गुणा कर देंगे क्योंकि सबको 50 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा 12 5 60 600 और यहाँ पे बच गया 82। तो अब यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 82 और यहाँ से 18, वही सेम काटेंगे तो 9:41 में। टोटल संख्या है हमारी 50,000 अनुपात में आई है 9:41 यानी कि 50, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 9,000 और 41,000 है ना, सेम आ गया हमारा ये तरीके से भी। तो हमारा यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 9,000 और 41,000। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, या तो एलिगेशन मेथड से कर लेंगे या हमारा जो बेसिक तरीका है उससे कर लेंगे, दोनों से ही सेम टाइम लगना है और वही सेम आंसर आना है। ठीक है, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। देखो क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इस जो पेपर के क्वेश्चंस हैं वो सारे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, तो इनको ट्रिक की मेथड से करना बेवकूफ़ी है। क्योंकि क्या होता है जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, ट्रिक की मेथड से सिर्फ जो हमारी जो फेवरेबल हमारी जो टर्म्स होती हैं उनसे उनके क्वेश्चन करना इजी होता है, लेकिन जो ऐसे लंबे लंबे लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं ना उनकी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम अपना बेसिक तरीके को प्रेफर करूंगी मैं तो। ठीक है, और जैसे आपको जैसे भी सही लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी टफ क्वेश्चन है, 3D से दे दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन जैसा है और इसके दोनों गोलार्धों के सिरे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की धारिता ज्ञात करो। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे हमें एक बेलन टाइप कैप्सूल दिया है, तो सबसे पहले तो बेलन टाइप कैप्सूल होता है ये, तो ये तो हो गया बेलन एक। ऊपर क्या दे दिए गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब है कि उसके ऊपर 2 गोले भी बने होते हैं। जो कैप्सूल का है वो ये वाला शेप है, देखो ये तो हो गया हमारा अंदर का शेप कैप्सूल का। ठीक है, जो एक अंदर बेलन टाइप कैप्सूल दिया होता है वो वाला, उसके ऊपर 2 ढक्कन से भी होते हैं ना जो हमारे अर्धगोला टाइप होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। एक कैप्सूल को अपने दिमाग में लेके आएंगे, उसकी इमेज की कैप्सूल की इमेज होती क्या है और उसमें हमें क्या क्या दिया होता है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, कि कैप्सूल में हमें क्या क्या दिया होता है, कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेलन हो गया ये, उसके ऊपर बने हैं 2 गोले, तो एक गोला तो हो गया ये और एक गोला बना है नीचे, तो ये हमारी होती है कैप्सूल की शेप। अब क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे दी 2 सेंटीमीटर। देखिए लेकिन हमें बेलन की डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये वाली जो व्यास दे दिया यहाँ पे कितना व्यास दिया है, तो त्रिज्या हमें निकालनी आती है। 0.8 सेंटीमीटर दे दिया व्यास, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या कितनी होती है व्यास बटा 2, तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ से हमारी त्रिज्या। ठीक है,
तो अब एक चीज देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या घटा देंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस होता है गोले का, है ना, हर जगह से हर एक त्रिज्या ही होती है। तो यहाँ से देखो बेलन की हाइट निकालने के लिए बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ऊंचाई निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर माइनस, यहाँ से देखो सीधा त्रिज्या नहीं घटानी, एक त्रिज्या नहीं घटानी, हमें दोनों साइड की त्रिज्या घटानी है, ऊपर की भी और नीचे की भी। तो इसमें से कितना घटा देंगे, 0.8 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 1.2 सेंटीमीटर आ गई बेलन की ऊंचाई। आर हमें दे रखा है, ऊंचाई हमारी आ गई। तो हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके अलावा हमें और क्या निकालना है, वो चीज का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सीधा बेलन का आयतन निकाल दिया तो हमारा आयतन आ गया। यहाँ पे एक चीज देखो, हम जो फिलहाल बता रहे हैं वो सिर्फ इतनी जगह का आयतन बता रहे हैं। ठीक है, इस वाले बेलन का, यहाँ पे ऊपर एक अर्धगोला है, नीचे भी एक अर्धगोला है, यानी कि पूरा मिला के एक गोला बन गया, क्योंकि त्रिज्या सेम है तो सेम गोला हो गया, है ना। तो अब हम पूरा आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तब हमारा कुल आयतन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को जरूर समझना है, ऐसा नहीं कि सीधा बेलन का आयतन निकाल दिया और हमारा आयतन आ गया, नहीं, दोनों चीजों का आयतन निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो कैप्सूल होता है, एक कैप्सूल, उसकी इमेज अपने दिमाग में लाएंगे, क्योंकि कैप्सूल हमेशा सबने देखा होता है, अब तक किसी ना कहीं हमने जरूर कैप्सूल की शेप को देखा है ना, कभी ना कभी बीमार हुए होगे, कैप्सूल तो लिया होगा ना, तो उसकी इमेज तो पता ही है ना कि क्या होती है। तो कैप्सूल की इमेज को दिमाग में लाओ, पहला काम तो यही करना है कि कैप्सूल की इमेज होती कैसी है। तो उसके अंदर सबको पता है कि एक बेलन होता है लंबा, उसके ऊपर 2 गोले बने होते हैं नीचे और ऊपर, तो एक तो हमारा हो गया गोला और एक हो गया हमारा बेलन। तो ऐसे करके हम अपनी पहले तो शेप बना लेंगे। 3D के क्वेश्चन हमेशा दिमाग में सोल्व होते हैं, कि दिमाग में हमारी इमेज बननी चाहिए कि वो चीज़ दिखती कैसे है, उसमें हमें क्या क्या डाटा चाहिए और क्या क्या निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन आधा वहीं सोल्व हो जाता है, आगे हमारी सिर्फ कैलकुलेशन बनती है जब हमें समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन की शेप कैसी है। ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आ गया, एक गोला है एक बेलन है, निकाल देंगे। अब क्या बचा है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, यही होता है, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। यहाँ से क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 4/3 आर प्लस एच, ये बच गया हमारे पास, है ना, ये बच गया। तो अब देखो पाई आर स्क्वायर बाहर ही रख लेते हैं एक बार, 4/3, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से 0.4 प्लस एच हमारा क्या है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आएगा यहाँ से 0.87। क्वेश्चन को समझाने का ही मकसद था, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करके देख लीजिए, इसका आंसर आएगा 0.87। और क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया अभी भी तो आप कमेंट कर दीजिए, इसको कल की क्लास में दोबारा कर लेंगे। देखो 3D और 2D के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि बार बार कितने क्वेश्चन बनाएंगे, या तो बेलन से दे देंगे, कैप्सूल दे देंगे, 3D से इतने क्वेश्चन बनते हैं, कमरे का क्वेश्चन दे देंगे, कमरे की आकृति है जो घनाभ टाइप होती है, तो ये 2-3 जो क्वेश्चन बनते हैं यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बेलन से, घनाभ से, है ना, या फिर गोले से। ये 3 है 3D के जो मेन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये इजी क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन पेपर का इजी क्वेश्चन यही होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखो 18 ग्राम 4.5 kg का कितने प्रतिशत है, 18 ग्राम 4.5 kg में कितना ग्राम होता है, 4500 ग्राम, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2/5%। यहाँ पे पॉइंटों में आंसर दे रखा था 0.4%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को औसतन 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले
यहाँ पे क्या हुआ है, जो महीना है वो रविवार से शुरू हुआ है। 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या हमसे पूछ ली। तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो एक चीज देखो, रविवार से कोई महीना शुरू हुआ है तो उस महीने में रविवार कितने आएंगे, सबसे पहले तो हमें यही निकालना है। देखो एक रविवार तो आ गया हमारा 1 ही तारीख को, बाकी बचे हैं 29 दिन। 29 में 7 दिन में एक रविवार आएगा, तो 7 चौके 28, यानी कि 4 रविवार और आएंगे। तो 1 + 4 कितने रविवार टोटल, 5। तो देखो 5 दिन की औसत कितनी दे दी, 5 दिन की औसत, क्योंकि यहाँ पे देखो पर डे कितने आ रहे हैं, 502। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 दिन की औसत लिख लेंगे, कितनी है, 502। अब देखो शनिवार का दे दिया अलग से, जो चीज अलग से दी है वो तो अलग से लिखनी ही पड़ेगी। तो शनिवार का अलग से दे दिया 475। तो एक महीने में शनिवार कितने, तो वही सेम 29 दिन, या फिर 30 दिन भी लिखेंगे, 30 दिन 30/4 7, तो कितना होगा, 4 शनिवार आएंगे एक महीने में। तो 4 दिन का औसत कितना, 4 दिन का औसत कितना, 475। अब देखो 5 दिन हो गए हमारे यहाँ, 4 दिन हो गए यहाँ, 30 दिन का महीना है। तो अब दिन कितने बचे, 21। 30 में से 9 पहले ही हो गए, सिर्फ अब दिन बचे हैं 21। तो अब देखो 21 दिन का औसत कितना दे दिया, 340। तो 340 लिख लेंगे यहाँ। अब देखो सभी दिनों का औसत निकालने के लिए हमने एवरेज वाले तरीके से कैसे किया है, सबसे पहले क्या देखेंगे, ये कम संख्या है उसको लेंगे, तो कम है यहाँ पे 340। तो 340 को सबका एवरेज मान के क्वेश्चन को करेंगे, प्लस जो हमारा आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ से देखो 340 से 475 के बीच में अंतर कितना है, 135 का, कितने में, 4 दिन में, क्योंकि यहाँ पे दिन कितने हैं टोटल, 4, प्लस यहाँ पे देखो 340 और 502 के बीच में अंतर कितना, 162 या फिर 158, 108 घटा के देख लो, ठीक है। 502 340, हाँ 162 आ गया हमारा यहाँ से अंतर। तो 162 कितने दिन है यहाँ पे टोटल, 5 दिन, और ये टोटल बट जाएगा कितनों में, पूरा टोटल है तो 30 दिन में बटेगा, है ना। तो टोटल है 30 दिन में बटेगा, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 135 गुणा 4 540 प्लस 162, पंजे कितना होता है 810/30। तो यहाँ से हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 0,5 1350/30। 0 से कट गया 0, 3 चौके 12, 3 पंजे 45। तो यहाँ से पर डे कितना और ऐड हो जाएगा, 45। तो पहले से औसत हमने बेसिक कितनी मानी है, 340, और 45 यहाँ से ऐड हो गया, तो टोटल औसत कितनी आ गई, 340 + 45 385, ठीक है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। तो औसत का सवाल ये भी बड़ा कैलकुलेशन वाला है, मैंने आपको शुरू में बताया है कि इस पेपर की कैलकुलेशन लंबी है, तो ध्यान से करना है, किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करनी। सब अपना अपना स्कोर कमेंट में लिखना कि आपके क्वेश्चन कितने सही थे, ठीक है, और झूठ नहीं बोलना है, सब जिसका जितना सही है वही लिखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए लिख दिया कि हाँ 15 क्वेश्चन सही थे। मेरे को खुद को देखने पड़े हैं क्वेश्चन की, हाँ इनका बेस्ट तरीका कौन सा है जो मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। सबको मैंने देखा है तब जाके मैंने आपको बताया है, तो मेरे को पता है कि हाँ किसके कितने क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन फिर भी आप अपना स्कोर जरूर लिखना कमेंट में, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 3 सही 1/4 प्लस 4 सही 3/4 प्लस 7/6 को एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए, पूर्णांक संख्या बनाने का मतलब है कि वह दशमलव में या भिन्न की संख्या में ना रहे, पूरी संख्या बने। तो यहाँ पे क्या है, घटाना होगा, कोई चीज घटानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंपल भिन्न में बदल लेते हैं इसको, 7 या 21 और 1 22/7, ठीक है, प्लस 4 7 28 और 3 31/7 प्लस 7/6। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हों कि इसको एक पूर्णांक संख्या बनानी है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो ये वाली संख्याएं हैं ना, इनको पूरा भाग करके देख लेंगे। जैसे 7 या 21, तो 21 तो पूरी भाग जा रही है, यहाँ पे सिर्फ 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/7 प्लस
ऐसे सेम ये करेंगे, 7 चौके 28, यानी कि 28 होता है तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो 28 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3/7 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो 7/6 है, 7/6, 6 एक कम 6, 6 होता है तो पूरा भाग चला जाता है, यहाँ पे क्या है, 1 ज़्यादा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, तो 1/6। तो अब सेम ये जो संख्या आई यही हमारी एक्स्ट्रा संख्या है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 42। तो 7 छिक्के 42, तो 6 प्लस 6 तिया 18 प्लस 7 एक कम 6 7 42, तो प्लस 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 18 और 6 24 और 7 31/42। ये हमारा आ गया एक्स्ट्रा संख्या जो हमें घटानी पड़ेगी। तो हमारा ये कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले। जैसे जो बेसिक तरीका होता है वो तो क्या होता है, इस पूरी संख्या को जो ये ऊपर वाली ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या, इसको या तो पहले ऐड करते, इसको एक में से घटाते, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाता है। लेकिन इतनी कैलकुलेशन क्यों करें, सीधा ही कर लेंगे। जो संख्याएं पूरा पूरा भाग जा रही हैं उनको हटा देंगे, जो हमारा शेषफल बच रहा है उसको ऊपर लिख लेंगे, नीचे वाली संख्या तो सेम ही रहेगी, ठीक है, और हमारा ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। दो साइकिलों के मूल्यों के बीच अनुपात 7:8 है। 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 रुपये की वृद्धि हुई, तो उनके मूल्यों के बीच 15:16 हो जाता है। तो दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बताया, 7:8 है, यानी कि मूल्य 7x और 8x। तो 7x वृद्धि कितनी हुई, 30% की, यानी कि संख्या कितनी हो गई, 130/100, ठीक है। बटा में 8x है तो 8x प्लस वैल्यू कितनी बढ़ी है, 1500 रुपये, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1500 रुपये बराबर है कितने के बराबर होगी, 15/16 के बराबर, ठीक। अब आगे देखो कैसे करना है, 0 से हमारी कट गई 0, 16 को इधर लाके गुणा करेंगे, 7x प्लस 13/10 गुणा 16 बराबर है 15 से इधर लाके गुणा करेंगे तो 15 गुणा 8x प्लस 1500 है ना, ये आएगा। देखो सोल्व करेंगे तो यहाँ 16, ठीक है, गुणा कर लेते हैं 7, पहले यहाँ से अगर कोई कट रहा है तो काट लेते हैं, लेकिन कटेगा नहीं है ना, पूरा ही करना पड़ेगा। तो 13 7 91, 91 और 16 की गुणा, 6 कम 6 6 9 54 प्लस 91, तो कितना आ जाएगा 6 5 14, तो यहाँ से आ गया 1456x बटा 10 बराबर है 15 8 120, 120x प्लस 15 की गुणा करेंगे तो 225 और 2 0 आगे, और 10 की इधर आके गुणा करेंगे तो 1 0 यहाँ लग जाएगी, 1 0 और यहाँ लग जाएगी, तो 10 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखो ये इधर लाके घटा करेंगे तो 1456x माइनस 1200x बराबर है 2,25,000, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से देखो यहाँ से कितना बचा, 256x बराबर है 2,25,000। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो बटा 256 आ जाएगा। इसकी गुणा 8 भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि गुणा 8 भी है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या का वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य तो हमारा 8x है, ये वाली मूल्य तो आएगा हमारा x, और 8 से गुणा कर देंगे तो 8x आ जाएगा। 8 से देखो कट भी जाएगा, 8 8 तिया 24, 8 दूनी 16। अब 32 से इसको काट लेंगे पूरी संख्या, तो 32 कर लेना ना कैलकुलेशन, आप लोग करके देख लेना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो मैं आपको एक रामबाण तरीका बताऊंगी, उस तरीके से ही करना।
और कोई तरीका अपनाना ही मत। यहाँ पे सबसे पहले नहीं तो आप लोग क्या करते, इन दोनों की गुणा करते, उसका स्क्वायर रूट करते, तब हमारा आंसर आता। इस तरीके से नहीं करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 14 35 है, 14 35 पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100। यहाँ पे देखो 11 55 पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100। ठीक है, अब देखो 14 35 को वर्गाकार टाइल्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं। वर्ग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेंगे। 5 से 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 सते 35, है ना। 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 7 एकम 7, इससे आगे कटेगा नहीं। सेम ऐसे ही 1155 का कर लेंगे। 1155 लिख लिया हमने यहाँ पे। इसके भी टुकड़े करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 11 से और 3 पे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्गाकार टाइल्स बनानी है तो वर्ग जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो सेम संख्याएं होंगी वही तो हमारी वर्ग में काउंट होंगी। तो यहाँ पे देखो 5 है यहाँ पे और 5 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे और 7 है यहाँ पे, यानी कि जो टाइल्स होंगी वो वर्ग की फॉर्म में है तो 35 में होंगी, क्योंकि 35 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। जो कॉमन होगी वही तो वर्ग में काउंट होगी। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3 और होता है और तो 3 यहाँ पे है तो वो भी हमारी वर्ग में काउंट होती, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्गाकार टाइल्स बोल रहा है, हमें वर्गाकार में चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिर्फ वर्गाकार में तो 35 है, 5 और 7, यहाँ पे भी 5 और 7 है। तो इसके अलावा जो संख्याएं बच गई उनकी सीधा सीधा गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 35 के अलावा कौन सी संख्या बची है, 41 गुणा, यहाँ पे 35 के अलावा कितनी बची है, 33। ये आ गया हमारा आंसर। 33 से कम 33, 3 बच गया हमारा पावर। 33 चौके 132, 132 और 3 135, तो ये आ गया हमारा आंसर 1353, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि ऑब्लिक कमी होगी। यहाँ पे देखो कोई व्यक्ति की आय है 100%, यहाँ पे देखो बचत पूछा है तो सिर्फ बचत ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो खर्च कितना कर रहा है 75%, तो बचत कितनी कर रहा है 25%, है ना। जो हमसे पूछा है हम वही लिखेंगे, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी है हमें। वहाँ पे हमें अपनी वो नहीं दिखानी कि हमने कितना पेज भरा है, हमने सिर्फ आंसर लाना है। तो यहाँ पे देखो खर्च नहीं पूछा हमसे बचत पूछी है तो हमने बचत ही लिख ली 25%। ठीक है, आगे बोलो। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि, तो आय 50% बढ़ गई तो 150 होगी क्योंकि पहले थी 100। व्यय में 80% की वृद्धि, तो व्यय है यहाँ पे 75%, तो 75 में 80% की वृद्धि यानी कि 180 हो गया व्यय। या फिर सीधा 80% करके निकालेंगे तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, सीधा 180 ही निकाल देते हैं। ठीक है, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ये हो गया 135%। ठीक है, अब देखो व्यय आ गया 135%, तो आय है 150%, व्यय है 135%, तो बचत कितनी 15%। अब देखो बचत में कमी या वृद्धि हमसे पूछी है, तो अब देखो पहले बचत थी 25, अब बचत है 15, कमी कितनी आई 10 की कमी, है ना। 10 की कमी कितने पे 25 पे, क्योंकि पहले कमी थी 25, तो 10/25 गुणा 100, ये हमारी आ जाएगी कमी। तो 25 चौके 100, तो कितनी आ गई 40% की कमी बचत में। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन हम सबको आता है, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना है उसकी पूछा क्या है। यहाँ पे देखो मासिक बचत में कितने प्रतिशत की, जो हमारी पहले बचत थी उसमें कितनी कमी या वृद्धि हुई है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तियों के एक समूह में किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे।
दो तरीके से सेम सवाल को करेंगे, है ना। एक तो हमारा बेसिक तरीका, एक हमारा छोटा सा जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है उससे करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेसिक तरीका तो क्या होता है, मान लो पहले व्यक्ति थे x, टाइम लग रहा था 20, है ना। ये भी टोटल काम, समय गुणा व्यक्ति, है ना, ये हमारा टोटल काम हो गया। अब क्या है, x में से 5 व्यक्ति चले गए, अब टाइम कितना लग रहा है 24, क्योंकि अगले बंदे ने दिया है कि 24 दिन लगे हैं बचे हुए व्यक्तियों को। अब क्या करना है, निकाल लेंगे 20x बराबर है 24x माइनस 120, है ना। 120 इधर आ जाएगा और ये बच जाएगा 4x, और x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 30। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की, ठीक है। इस पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है, तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम तीनों की चाल निकाल लेंगे। चाल निकाल लेंगे, दूरी सबकी दे रखी है, सबका समय आ जाएगा, टोटल समय भी हमें दे रखा है, ठीक है। यही करना है हमें इस सवाल में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेलगाड़ी, रेल, स्टीमर और घोड़ा, ठीक है। सबसे ज्यादा चाल किसकी है, देखो रेलगाड़ी की चाल से कंपैरिजन कर रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, घोड़े की गति से 3 गुनी, घोड़े की गति मान लेते हैं 1, तो रेल की चाल कितनी है 3, और ये इसकी क्या है 1.5 गुनी है, तो स्टीमर की चाल आ जाएगी 2। तो यहाँ से सबकी चाल क्या आएगी 3x, 2x और 1x, क्योंकि हमें चाल पता नहीं है, हमने सिर्फ ये अनुपात निकाले हैं, यहाँ पे गुणा में दे रखा है तो अनुपात दे रखे हैं, ठीक है। तो 3x, 2x और 1x आ गई सबकी चाल। अब जो जो दे रखा है वो करते जाएंगे। यहाँ पे देखो व्यक्ति ने स्टीमर से कितनी दूरी तय करी 120 किलोमीटर, तो 120 बटा स्टीमर की चाल कितनी 2x, तो 2x प्लस आगे क्या दे दिया, रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय करी 450, तो 450, रेलगाड़ी की चाल कितनी 3x, तो 3x लिख लेंगे, प्लस घोड़े से कितनी दूरी तय करी 60 किलोमीटर, तो 60, घोड़े की चाल कितनी x। टोटल समय कितना 13 घंटे 30 मिनट को घंटे में ही बदल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 27/2 घंटे, है ना। सीधा उसको 13 से 1/2 को हमने सिंपल विन में बदल लिया 27/2 घंटे, ठीक है। आगे देखो अब क्या बोला है, कर लेंगे 60, यहाँ से कितना आ जाएगा 150, यहाँ से कितना आ जाएगा 60 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 60 और 60 120 और 270/x, क्योंकि सबके नीचे x है तो नीचे x आ जाएगा, बराबर है 27/2। 2 की इधर ला के गुणा कर देंगे 27 और x की इधर ला के गुणा कर देंगे, तो ये नीचे से ये संख्या कट जाएंगी, 27 से कट जाएगा 10 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। अब देखो पूछा क्या है हमसे, स्टीमर की चाल पूछी है, स्टीमर की चाल, तो x की वैल्यू आ गई 20, यहाँ पे स्टीमर की चाल कितनी है 2x, तो स्टीमर की चाल कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गई स्टीमर की चाल जो है हमारे 4th ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 370 है तो संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हों कि इकाई का अंक या दहाई के अंक से कंपैरिजन कर रखा हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन मेथड से जाएंगे। ऑप्शन मेथड से कैसे, वो देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक, तो इकाई का अंक देखो सब में किस में बड़ा है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। इकाई का अंक इन 2 संख्याओं में बड़ा है, इसमें तो देखो दहाई का अंक बड़ा है 4 अंक, इकाई का अंक होता है पहला अंक, और इकाई का अंक यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो देखो यहाँ पे भी 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है ना। तो यहाँ पे देखो 26 की अगर 8 से गुणा करें, क्योंकि दोनों अंकों के जोड़ से गुणा करनी है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, सही नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 37 है, 37 के अंकों का जोड़ कितना 10, तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया 370। 1 सेकंड भी नहीं लगा हमारे आंसर निकालने में, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 37, क्योंकि यहाँ पे यही तो दिया है दी गई संख्या, तो दी गई संख्या है 37।
अंकों का योग 10, गुणनफल पूछा है, दोनों का गुणनफल 370। ठीक है, ऑप्शन मेथड से जाएंगे जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हों। ठीक है, जो बेसिक तरीका है बहुत लंबा पड़ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ऑप्शन मेथड से ही करने चाहिए। जब ऐसे इकाई या दहाई के अंक में दे रखे हो, चाहे 3 अंकों की संख्या दे रखी हो, तो भी हम ऑप्शन मेथड से ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मोहित अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है। यहाँ पे मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि सारे ही क्वेश्चन ऐसे दे दिए जो पॉइंट में आ रहे हैं। पॉइंट वाली कैलकुलेशन कितनी लंबी हो जाती है, एग्जामिनर को ये चीज पता है, लेकिन पता नहीं क्या खा के बैठा था कि सारे क्वेश्चन ऐसे दे दिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जिसकी कैलकुलेशन 1 सेकंड में हो जाए, सबकी कैलकुलेशन लंबी है। तो जिस बच्चे का तो ये पेपर आया होगा भाई, उसको तो बेचारे को बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन फिर भी हम इसके जो छोटे से छोटे तरीके होंगे ना, वो देखेंगे कि छोटे से छोटे तरीके क्या हैं जो हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। हो सकता है हमारे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, है ना, क्या पता हमारे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बैठे हों और हमें भी वो सेम क्वेश्चन सोल्व करने पड़े। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को भी कैसे करना है वो हम छोटे से छोटा तरीका देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अंकित कितना अधिक किया, 30% अधिक किया, तो वस्तु कितनी 130 की, उस पे छूट कितनी दे दी 13.5% की, तो बेचा कितने में 86.5% में, है ना, बटा 100। तो ये जो विक्रय मूल्य आएगा ये हमारे रुपयों में इतना के बराबर दे दिया, तो सबसे पहले इसका ही मूल्य निकाल लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगी। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13 पंजे 65, 6 13 छक्के 78 और 6 कितना आ गया 84, 4 8 हमारी आ गई पावर 13 8 104 और 8 112। और यहाँ पे देखो नीचे 100 है तो पॉइंट लग जाएगा 2 अंक को छोड़ के, तो 112.45% के बराबर हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है 1012.5, है ना, इतनी दे रखी है। तो 1% के बराबर करेंगे तो नीचे आ जाएगी ये वाली संख्या 112.45, और क्रय मूल्य तो हमेशा होता है 100%, तो गुणा 100। ठीक है, यहाँ से नीचे भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, दोनों हट जाएंगे एक दूसरे से। चलो देखो इसको काट के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे क्योंकि 5 है हमारा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 निम्मे 45। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कितने से कटेगा, शायद 9 से कटेगा, है ना, 9 दूनी 18। इसको पूरा काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो पॉइंट ये 9 पे कटेगा। ठीक है, 9 पे कटेगा तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 900 रुपये। ठीक है, इसका हमारा आंसर है 900 रुपये। देखो कितनी लंबी लंबी कैलकुलेशन दे रखी है, तो कैलकुलेशन को भी अपना वर्क करो कि अगर एग्जाम में हमें ऐसी कोई कैलकुलेशन मिल जाए तो हमें डिफिकल्टी ना हो, हम इजीली सॉल्व कर लें विद इन टाइम। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन को भी करने की प्रैक्टिस किया करो, रोज 10 से 15 मिनट सिर्फ कैलकुलेशन को दिया करो कि हाँ आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, है ना। पाई की वैल्यू 22/7, R1 कितना 4, तो 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 22/7 गुणा 25। ये तो आ गया हमारा एक जो दोनों का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग आ गया हमारा यहाँ से, है ना। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब क्या बोला है 4 गुने के बराबर, तो 4 गुने के बराबर तो गुणा 4, है ना। तो अब देखो यहाँ से 22/7, या तो इसको पाई में ही रख लेते हैं क्योंकि हमें आर ही दिया है और आर ही पूछा है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 22/7 गुणा 25 चौके 100 बराबर है कितना
बड़े वर्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता, तो यहाँ से देखो पाई से हमारा पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ पाई है, हमने पाई की वैल्यू रख रखी है सिर्फ। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 100, तो आर की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी 10। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, वर्त का व्यास क्या होगा, व्यास पूछा है यहाँ, ये आ गई हमारी त्रिज्या, तो व्यास पूछा है तो 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन नहीं। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी जैसे मैंने करी यहाँ पे, त्रिज्या निकाल दी, लेकिन त्रिज्या नहीं निकालनी, व्यास निकालना है। व्यास हमसे पूछा है उस वर्त का व्यास क्या होगा, तो व्यास निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। चलिए हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।